नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम भीष्म साहनी जी का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भीष्म साहनी जी का संपूर्ण परिचय वस्तुनिष्ठ रूप में और संपूर्ण। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी, तत्कालीन भारत वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु 11 जुलाई 2003 दिल्ली भारत में हुई है। शिक्षा इन्होंने एमए तक 1937 में इनका एमए हुआ। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया है और पीएचडी 1958 में हुई है। माता पिता लक्ष्मी देवी हरिवंशलाल साहनी, ये इनके माता पिता हैं। भाई बलराज साहनी जो हिंदी सिने सृष्टि के एक जाने माने अभिनेता रहे हैं। पत्नी शीला जी। भाषा इनकी अर्थात पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी, इस तरह 4-5 भाषाओं का ज्ञान इनको अर्जित था। अभिनय सईद मिर्जा की मोहन जोशी हाजिर हो, इस फिल्म में 1984 में आई, इस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया था। तमस इनके ही द्वारा लिखा गया उपन्यास जिस पर फिल्म बनाई गई थी 1986 में, इसमें भी इन्होंने अभिनय किया था। कुमार शाहनी की कस्बा, जो कस्बा नामक फिल्म है 1991 में आती है, इसमें भी उन्होंने अभिनय किया था। बर्नार्डो बर्तोलुची की लिटिल बुद्धा, जो 1993 में आती है, इस फिल्म में भी उन्होंने अभिनय किया था। अपर्णा सेन की मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, यह फिल्म 2002 में आई थी, इसमें भी भीष्म साहनी जी ने अभिनय किया था। व्यक्तित्व इनका सादगी भरा रहा है। सहनशीलता और सेवा भाव ज़्यादा इनमें दिखाई देता है। कार्य पंजाब के अंबाला कॉलेज में और खालसा कॉलेज अमृतसर के कॉलेज में इन्होंने व्याख्याता के रूप में भी कार्य किया है। 1952 में जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, पहले दिल्ली कॉलेज नाम से ये था, बाद में जाकिर हुसैन कॉलेज ये नाम दिया गया। इस विश्वविद्यालय में भी अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में इन्होंने कार्य किया है। 1956 से 1963 तक वो मॉस्को में फॉरेन लैंग्वेजेस पब्लिशिंग हाउस में अनुवादक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 1965 से 1967 तक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका जो नई कहानियां का संपादन कार्य भी इन्होंने किया हुआ है। अर्थात इनके कार्यों को देखकर, बहुत सारे इनके कृतित्वों को देखकर इनको बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान दिए गए हैं, जिसमें प्रथम आता है 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो तमस इस उपन्यास के लिए मिला था। 1975 में शिरोमणि लेखक सम्मान, जो पंजाब सरकार द्वारा दिया गया। 1980 में लोटस पुरस्कार अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन द्वारा हनुष, इस नाटक के लिए यह उनका दिया गया ये पुरस्कार है। 1983 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। 1990 में हिंदी उर्दू साहित्य पुरस्कार, 1998 में पद्म भूषण, जो भारत का सर्वोत्कृष्ट और प्रतिष्ठित माना जाने वाला ये पुरस्कार एवं सम्मान इनको मिला है। 1999 में या 99 से या 2000 के बीच का कुछ समय है, जो शलाका सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा इनको मिला है। 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप भी इनको मिली है। 2004 में मध्य प्रदेश कला परिषद या कला साहित्य परिषद द्वारा भी इनको पुरस्कार मिला हुआ है। अब इनका जो कृतित्व हम देख लेते हैं, जिसमें उनकी रचनाएं, प्रथमतः उनके जो नाटक है, नाटक में पहला उनका नाटक आता है हनुष, 1977 में आता है ये नाटक, और मध्ययुग का परिवेश लेकर किंवदंती पर आधारित ये नाटक है। अब इस नाटक का जो मंचीय प्रदर्शन किया गया था, थिएटर निर्देशक राजेंद्र नाथ और अरविंद गौड़ 1993 द्वारा मंचित यह जो नाटक है, इसे मंजूर अहमद मीर द्वारा कश्मीर में वक्त साज के रूप में रूपांतरित किया गया था। 1981 में कबीरा खड़ा बाजार में यह नाटक आता है, जो आधुनिक युग बोध का चित्रण। एम के रैना, अरविंद गौड़ और अभिजीत चौधरी जैसे कई भारतीय थिएटर निर्देशकों ने इस नाटक का प्रदर्शन किया था।
1975 में माधवी ये नाटक आता है, जो मध्ययुगीन नारी के साथ होने वाला अन्याय और शोषण का चित्रण इस नाटक के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, जिस नाटक का प्रदर्शन भी थिएटर निर्देशक राजेंद्र नाथ द्वारा पहला इसका मंचन हुआ था और बाद में अमेरिका से प्रशिक्षित अभिनेत्री राशि बनी ने माधवी को एकल नाटक के रूप में भी प्रस्तुत किया था। 1993 में मुआवजे ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा प्रदर्शित नाटक आता है। 1998 में रंग दे बसंती चोला यह भी नाटक आता है और 1999 में आलमगीर यह उनका नाटक आता है। उपन्यासों में प्रथम उपन्यास 1967 में झरोके ये उपन्यास आता है, जिस उपन्यास का विषय इस तरह है, दलित व्यक्तित्व के साथ भय और पीड़ा से निर्मित संस्कार अमानवीय होते हैं। इसका उदाहरण हमें इस झरोके इस उपन्यास से देखने को मिलता है। 1970 में कड़िया उपन्यास का नायक महेंद्र पाप पुण्य को बकवास समझकर अपनी पत्नी प्रेमिला को छोड़ सुषमा से प्रेम करता है और आधुनिक संस्कार वाला स्वयं को समझता है और परिवार को तोड़ देता है। यह इस कड़िया नामक उपन्यास का विषय है। 1973 में तमस ये जो उपन्यास है, जो हिंदी के नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है और बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना उपन्यास, भारतीय विभाजन के दंगों पर आधारित ये उपन्यास। इसमें हिंसा और घृणा की संवेदनहीन सांप्रदायिक राजनीति की भयावहता और दुखद परिणाम, मृत्यु, विनाश, जबरन प्रवासन और एक देश का विभाजन इसमें चित्रित है। यह उपन्यास अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, तमिल, गुजराती, मलयालम, कश्मीरी, मराठी और मणिपुरी आदि कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। 1980 में बसंती यह उनका जो उपन्यास आता है, जो स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर स्त्री है, जो सामंती और पूंजीवादी संस्कारों पर व्यंग्य करती है। उसमें साहस और मानवीयता है। इसमें आया हुआ परिवेश निम्न वर्गीय, मटमेले, सादगी और बदरंग जीवन का जो परिवेश है। ठीक है, अब अगला जो उनका उपन्यास है 1988 में मैया दास की मारी या माड़ी, कहीं कहीं पर मारी यह लिखा हुआ आता है। पंजाब में खालसा राज को परास्त कर देना और ब्रिटिश का कब्जा करना, यह सामाजिक व्यवस्था और पतन की गाथा हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती है। 1993 में कुंतो यह उनका उपन्यास आता है और 2000 में नीलू, नीलिमा, नीलोफर ये उनका उपन्यास आता है। अब उनके कुछ कहानी संग्रह के नाम इस तरह हैं। 1953 में भाग्य रेखा, 1957 में पहला पाठ, 1966 में भटकती राख, 1973 में पटरिया, 1978 में वांटचू, 1981 में शोभा यात्रा, 1983 में निशाचर, 1989 में पाली जो विभाजन पर आधारित ये कहानी है, 1998 में डायन, यह कुछ कहानी संग्रह के नाम हैं। अब उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस तरह हैं, जिसमें चीप की दावत, मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं का चित्रण जो नेट के पाठ्यक्रम में भी रखी गई है, अमृतसर आ गया, ये भी नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई कहानी है। दोनों भी लगभग भीष्म साहनी की 3 रचनाएं नेट के पाठ्यक्रम में है, तमस, चीप की दावत, अमृतसर आ गया। ये तीनों भी रचनाएं जो नेट के पाठ्यक्रम में है, इन पर वीडियो पहले ही बना दिए गए, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। विभाजन की त्रासदी पर आधारित ये अमृतसर आ गया, ये उनकी कहानी है। ओ हरामजादे, यह भी इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। वांटचू जो नायक इसका है और न चीनी होता है न भारतीय होता है। अब उसके चीनी और भारतीय के मध्य में उनका जो व्यक्तित्व है राजनीति के संदेह में आ जाता है और राजनीति के संदेह में उसका जीवन किस तरह एक विडंबन बन जाता है, इसका चित्रण हमें इस कहानी में मिलता है। त्रास, यह एक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। अहम ब्रह्मास्मि भी उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। बाल साहित्य में 1980 में गुलेल का खेल और वापसी, ये 2 किताबें उनकी हमें मिलती हैं। आत्मकथा साहित्य में बलराज माय ब्रदर्स और आज के आती 2003। अब कहीं कहीं पर जीवनी, ये बलराज माय ब्रदर्स जो किताब है 1981 में आती है, कहीं कहीं पर जो उनके भाई बलराज साहनी जी की जीवनी बताई जाती है, इसलिए यहाँ पर आत्मकथा और जीवनी
दोनों जगह पर मैंने दिए हैं। निबंध अपनी बात 1990 में ये उनका एकमेव निबंध आता है। ठीक है, अब कुछ उनके बारे में विशेष जानकारी यह है कि वे प्रगतिवादी साहित्यकार थे। 1993 से 97 में तक साहित्य अकादमी के कार्यकारी समिति के रूप में सदस्य भी रहे हैं। विभाजन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ जो 1975 से 85 तक का जो समय है उसके ये महासचिव और एफ्रो एशियाई लेखक संघ के कार्यवाहक महासचिव भी थे। अब सहमत के संस्थापक थे। उनकी पत्रिका जो लोटस के संपादन से भी ये जुड़े हुए थे। 31 मई 2017 को इंडिया पोस्ट ने साहनी के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। ये भी उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को देखकर किया गया निर्णय था। अब उनके बारे में कुछ कथन यहाँ पर मैं दे रही हूँ, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में, नीट की परीक्षा में अभी फिलहाल जो हुई है नीट की परीक्षा, उसमें ज़्यादातर पंक्तियाँ, कथन, कोटेशन पूछे जा रहे थे। तो मैंने इस भीष्म साहनी जी के बारे में कुछ लेखकों के या लेखिकाओं के जो प्रसिद्ध कथन है या कोटेशन है वो देने का प्रयास किया है, ताकि परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें आसान जाए। कथन इस तरह से है। निर्मल वर्मा जी ने जो भीष्म साहनी के बारे में कहा है कि अगर हम उनकी कहानियों और उपन्यासों में बेजोड़ पात्रों की एक लंबी गैलरी देखें, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग और परिवार, अपने शहर और जिले के सुख दुख विकृतियों की पूरी दुनिया के साथ मौजूद है। अब कुछ कथनों को हमें पढ़कर याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परीक्षा की, खासकर नेट और जीआरएफ सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे जो कोटेशन, जो कथन पूछे जाते हैं और किसने ये कथन भीष्म साहनी जी के बारे में निकाला हुआ है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी लगता है। विष्णु प्रभाकर जी ने कहा है कि भीष्म साहनी को मैंने एक पाठक की दृष्टि से पढ़ा है। उनकी कहानियां केवल भावनात्मक स्तर पर ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे संस्कारों पर गहरे चोट करती हैं। इस मामले में मैं भीष्म को यशपाल से ऊपर मानता हूँ। खासकर विभाजन की त्रासदी को लेकर उन्होंने जिन चरित्रों का निर्माण किया है, उसमें बड़ी खूबी के साथ सारी स्थितियां सहज भाव से आती है। डॉक्टर नामवर सिंह अगले हैं और उन्होंने भीष्म साहनी जी के बारे में कहा है कि जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों की पहचान भीष्म साहनी में अप्रतिम है और आधुनिक महानगरों में पलने वाली अमानुषिक जो घृणा पुराने जमाने की सरल घृणा से कितनी अलग है। राजेंद्र यादव जी उनके बारे में कहते हैं कि मेरी दृष्टि में भीष्म साहनी सहज मानवीय ऊष्मा के संवेदनशील कथाकार है और प्रेमचंद्र भी इसी प्रकार सहज मानवीय भावना के रचनाकार है। हालांकि प्रेमचंद की अपेक्षा उनका कलात्मक पक्ष ज्यादा मजबूत है। कृष्णा सोप्ती जी जो इनके बारे में कहती हैं कि जिन्हें के स्तर पर भीष्म के पास एक सूत्र सुरक्षित मजबूत चौखटा है, जिसने भीष्म के समूचे लेखन और काफी हद तक जीवन दृष्टि को भी प्रभावित किया है। उनकी अपनी राजनीतिक आस्थाएं है। उनके रहन सहन और सलीके में भी आप यही अंदाज देख सकते हैं। लेखक के व्यक्तित्व को रोमान बनाने वाले चोंचले और किसी हद तक जरूरी साज सामान भीष्म के यहाँ गैर हाजिर है। इस तरह कृष्णा सोबती हो, राजेंद्र यादव जी हो या बहुत सारे जो दूसरे लेखक हो, इनके बारे में कुछ कथन जो उद्गार निकालते हैं, जो भीष्म जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हम बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रकाश पड़ता है। तो हम इस भीष्म साहनी जी का ये संपूर्ण वस्तुनिष्ठ परिचय यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये परिचय, वस्तुनिष्ठ परिचय कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी किस रचनाकार लेखक के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।